हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की, जो बात करता है रेस जुडिकाटा के बारे में, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। इसे हिंदी में बोला जाता है प्राज्ञ का सिद्धांत। ऑलराइट, अब सेक्शन 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड रेस जुडिकाटा, अब इसको हम कहाँ और पढ़ते हैं, तो इसको हम सबसे पहले देखा जाएगा आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2, जो बात करता है डबल जियो पार्टी के बारे में, वो रेस जुडिकाटा है। सेक्शन 300 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड टॉक्स अबाउट रेस जुडिकाटा। सेक्शन 40 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट रेस जुडिकाटा, यानी कि सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, सेक्शन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेक्शन 300 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सेक्शन 40 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दे ऑल आर टॉक अबाउट रेस जुडिकाटा। ये सारे सेक्शंस क्या बात करते हैं, प्राज्ञ न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, रेस जुडिकाटा के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, नाउ सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे, व्हाट रेस जुडिकाटा मींस। अब रेस जुडिकाटा एक लीगल टर्म है, लैटिन टर्म में इसका मतलब क्या होता है, इसको दो पार्ट में बताते हैं। रेस मीन्स थिंग्स, यानी कि रेस मीन्स थिंग्स, जुडिकाटा मीन्स ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा मतलब थिंग्स ऑलरेडी एडजुडिकेटेड, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा का जो ऑब्जेक्ट है वो मेनली तीन मैक्सिम्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है नेमो डेबट लेस विक्सारी प्रो एडम कॉजा। इसका यह मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिपब्लिकाe ut sit finis litium। इसका मतलब होता है कि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट देयर मस्ट बी ऑफ एंड ऑफ लिटिगेशन, यानी इंटरेस्ट स्टेट के इंटरेस्ट के लिए लिटिगेशन का समाप्त होना चाहिए, लिटिगेशन का एंड होना चाहिए। लास्ट है रेस जुडिकाटा pro veritate occipitur, which means the judicial decision must be accepted as correct, यानी जुडिशियल डिसीजंस को, जो एडजुडिकेशंस होते हैं जुडिशियल डिसीजन को, वो सही माना जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये थ्री मैगजीन्स में बेसिकली रेस जुडिकाटा डिपेंड करता है। नाउ इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा, इसका सिद्धांत क्या है, इसे क्यों लाया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्ट है लिटिगेशन को समाप्त करने के लिए, यानी एंड ऑफ लिटिगेशन, कहीं ना कहीं किसी एक डिसीजन या निर्णय पे पहुंचने के लिए और मल्टीपल प्रोसीडिंग्स को, मल्टीपल प्लीडिंग्स को रोकने के लिए रेस जुडिकाटा को लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे और आपके बीच में एक सूट डिसाइड हुआ, राइट, इसमें आपके फेवर में कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। फिर 2-3 महीने बाद क्या हुआ कि मैं आया सेम कॉम्पिटेंट कोर्ट में और वापस से इस केस को लगाया और बोला गया कि ये केस वापस से सुना जाना चाहिए, और उसमें डिसीजन कोर्ट ने चेंज कर दिया, मेरे फेवर में आ गया। फिर आप 2-3 महीने बाद आप आए और वैसे ही प्रोसीडिंग्स चलती रही। इससे क्या होगा, कभी भी लिटिगेशन का एंड नहीं होगा। इस चीज को रोकने के लिए रेस जुडिकाटा का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा को लेके आए हैं। और इसमें जब बैरक ओपन करेंगे तो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 की आप लैंग्वेज देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सिमिलरिटीज दिखेगी। नाउ सेक्शन 11 में जो लिखा गया है, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, यानी किसी भी तरीके का सूट और कोई इशू ट्राई कोर्ट नहीं करेगा जो कि फॉर्मर सूट, यानी जो पहले इस मैटर पे सूट डिसाइड हो गया है। यानी इसमें एक तरीके का बार है, एक तरीके की रोक लगाई गई है कि अगर एक किसी मैटर ऑफ इशू पे, सेम मैटर पे, सेम पार्टीज के बीच में एक सूट डिसाइड हो गई है, तो दूसरी तरीके का इस टाइप का सूट कॉम्पिटेंट कोर्ट में कहीं भी नहीं लगाया जाएगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट में नहीं लगाया जाएगा। ऑलराइट, सो इसी में एक तरीके के फॉर्मर सूट की बात कही है। एक्सप्लेनेशन 1 जो कहता है व्हाट इज टॉक अबाउट फॉर्मर सूट। अब इसमें फॉर्मर सूट का यह मतलब होता है कि आप ने एक सूट पहले इंस्टीट्यूट 2 सूट हुए, बट जिस कोर्ट का ट्रायल पहले कंप्लीट होकर डिसाइड हो चुका है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मर सूट, यानी जिस 2 सूट में से एक सूट जो पहले डिसाइड हो गया है वो फॉर्मर सूट कहा जाएगा, ना कि लाइक सेक्शन 10 पहले जो सूट इंस्टीट्यूट हो गया वो फॉर्मर सूट कहा जाएगा। इसमें ये डिपेंड करेगा, अगर 2 सूट एक तरीके के मैटर डिसाइड सूट इंस्टीट्यूट हुए हैं, तो जो डिसीजन पहले आएगा जिस कोर्ट के द्वारा जिस केस का डिसीजन पहले आएगा वो सूट फॉर्मर सूट कहलाएगा, और बाकी वो सूट फॉर्मर सूट नहीं कहलाएगा जो इंस्टीट्यूशन में पहले हुआ, यानी प्रायर इंस्टीट्यूशन डजंट मैटर हियर, द डिसीजन ऑफ द पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड फॉर्मर सूट। नाउ सेक्शन 11 में टोटल 8 एक्सप्लेनेशन है, राइट। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या इंक्लूड है, फॉर्मर सूट, competency of court, constructive res judicata, same parties, execution of decree, same title, heard and finally decided। ओके, नाउ इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा को आप कनेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 से। ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम। एक तरीके से क्या होता है ऑर्डर 2 में, ये सिर्फ प्लेंटिफ के लिए एप्लीकेबल है ऑर्डर 2 रूल 2, यानी कि एक सूट आप लेके आए
जिसमें आपने किसी क्लेम को या किसी राइट को आपने अगर रिलिंक्विश कर दिया है, किसी क्लेम का या किसी डिफेंस का आपने त्याग कर दिया है, तो वो आपको इन फ्यूचर में कोर्ट अलाउ नहीं करेगा कि जो क्लेम और जो राइट आप लेके आ सकते थे वेरी इनिशियल स्टेज पे, वो आप इन फ्यूचर में लाने के लिए निषेध रहेगा। कोर्ट इसको रिलिंक्विश कर देगी, कोर्ट इसको एक तरीके से बार लगा देगी। इसी तरीके से सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 जो कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा है वो एप्लीकेबल दोनों के लिए है, प्लाइंटिफ एंड डिफेंडेंट, वादी और प्रतिवादी के लिए। इसमें यह बताया गया है कि आपका जो भी एक डिफेंस है वो आपको लेके आना चाहिए एट द वेरी इनिशियल स्टेज पे। अगर आप वेरी इनिशियल स्टेज पे या स्टार्टिंग पॉइंट पे एक डिफेंस का परित्याग कर सकते हैं, रिलिंक्विश करते हैं, तो इन फ्यूचर में वो डिफेंस कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। एक तरीके से उस पर बार लग जाएगा, एक तरीके से उस पर निषेध लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा। यानी आपका जो भी आपकी डिफेंस है, जो भी आपका क्लेम और राइट्स है, वो आप इनिशियल स्टेज पे और स्टार्टिंग पॉइंट पे जब आप सूट लेके आते हैं तभी आप इसको लेके आ सकते हैं। अगर इसमें से आपने किसी भी पार्ट का त्याग करा हो, रिलिंक्विशमेंट करा हो, तो उस डिफेंस को, उस राइट को या उस क्लेम को इन फ्यूचर में कोर्ट अलाउ नहीं करती है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव रेज जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, नाउ इसमें बताया गया कि सबसे पहले फॉर्मर सूट के बारे में अपन ने समझा। नाउ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट वही जो सेक्शन 10 में एप्लीकेबल होती है, उसी पैटर्न पे से कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट रहती है। सेक्शन 11 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? सेटलमेंट इश्यूज, आर्बिट्रेशन इश्यूज, रीट्स, इंटरलोकेटरी एंड इंटरिम ऑर्डर्स पे, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल होता है। नाउ सेक्शन 11 कहाँ का एप्लीकेबल नहीं होगा? सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ऑर्डर 7 रूल 11 पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेक्शन 11 एप्लीकेबल नहीं होगा। एंड क्रिमिनल मैटर्स नॉट अगेंस्ट माइनर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। हैबेस कॉर्पस रीट पे एप्लीकेबल सेक्शन 11 यानी रेज जुडिकाटा नहीं लगेगा। ऑल राइट, तो इसमें आज हमने सेक्शन 11 में, और सेक्शन 11 के मेन इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट। अब सेक्शन 11 में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, यानी कि इसमें स्टे जैसी कोई बात नहीं है, यानी सेक्शन 10 जैसी इसमें कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। इसका सबसे पहले क्या होना चाहिए? जो भी सूट फाइल होगा वो सबसे पहले पूरी तरीके से सुना जाना चाहिए और फाइनली हर्ड होना चाहिए, फाइनली डिसाइड होना चाहिए, यानी उसका एक निर्णय निकल के आना चाहिए, तभी रेज जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सूट जनवरी में लगाया गया, एक सूट अगस्त में लगाया गया, और अगस्त का सूट अगर पहले ट्रायल कंप्लीट होगा, इसका डिसीजन आ जाएगा, तो वो फॉर्मर सूट में आएगा और वो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड में इंक्लूडेड होगा। और उसके बाद जो जनवरी वाला सूट है उस पर रेज जुडिकाटा लग जाएगा और अगस्त वाला सूट को एक तरीके से प्रायर सूट और फॉर्मर सूट मान लिया जाएगा। हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेज जुडिकाटा। अगर कोई भी एक सूट है जिसका हर्ड और फाइनली डिसाइड होगा, तभी रेज जुडिकाटा का एप्लीकेबिलिटी एग्जिस्टेंस इसमें आएगी। ऑलराइट, तो आज हमने सेक्शन 11 को समझने की कोशिश करी। आई होप आप सबको सेक्शन 11 का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।